नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और अगले घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी, कुछ जवानों के घायल होने की खबर। सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेरा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या, तेज धार हथियार से घर पर ही की गई निर्मम हत्या। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का किया गया गठन। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज हरियाणा में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। महेंद्रगढ़ में विधानसभा चुनाव की रणनीति की करेंगे समीक्षा। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इटली पहुंचे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में होंगे शामिल। वैश्विक व्यापार और निवेश साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता होगी मजबूत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोविड-19 के दौरान भारत सरकार की ECLGS योजना MSME और खुदरा विक्रेताओं के लिए बनी वरदान। EPFO में पिछले एक साल में 55% युवा हुए शामिल। मौसम विभाग का पश्चिम तट और गुजरात के लिए आज भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में 17 जिलों में भीषण बाढ़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी बैठक। डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार। ट्रंप ने ओहायो से रिपब्लिकन सीनेटर जेम्स डेविड वेंस को बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। न्यूज 10 में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। जीतन सहनी की हत्या दरभंगा में उनके घर में हुई है। दरभंगा के एसएसपी ने इसकी पुष्टि की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि उनका शव घर के भीतर क्षत विक्षत हालत में मिला है। इस पूरे हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या। मधुरेश पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल पा रहा है? इसके बारे में जानकारी सुबह लगभग 5 से 6 बजे के आसपास लोगों को लगी और पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी जो दी है उसके अनुसार पुलिस का कहना है कि जो अभी सीन दिख रहा है उसके अनुसार लग रहा है कि हत्या की कोशिश जो है उसके पहले घर में लूटपाट किया गया था। लेकिन पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीम जो अभी पहुंच चुकी है पूरे मामले की जांच के लिए, तो ये बेहतर बता पाएगी, जांच के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि लूटपाट हुई है या फिर उसके लिए सिर्फ सीन क्रिएट किया गया है। और जो एसआईटी की टीम का जो गठन किया गया था वो टीम भी दरभंगा से सुपौल बाजार यानी जीतन सहनी के घर के लिए रवाना हो चुकी है और कुछ देर में वो वहां पे पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कि एक टीम बिहार पुलिस के द्वारा पटना में भी गठित की गई है, जो टीम ओवरऑल इस पूरे मामले का सुपरविजन करेगी और जांच पे भी पैनी नजर रखेगी। खुद जो एसपी हैं दरभंगा के वो वहां पे मौजूद हैं। पूरी जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है उसके पल पल की अपडेट वहां पे वो ले रहे हैं।
साथ ही बताया जा रहा है कि परिवार के, मुकेश सहनी के परिवार के अन्य लोग और मुकेश सहनी भी कुछ देर में वहां पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल मधुरेश, यहाँ पे इस सुबह बीच में 6 बजे इस पूरी घटना की सूचना मिली, यानी कि कहा जा सकता है कि हत्या पहले हुई है और घर में शव मिला है, यानी कि घर में घुसकर किसी ने ये निर्मम हत्या की है। अभी जो शुरुआती जांच शुरू हुई है, जो प्रथम दृष्टया, क्या कुछ इस वक्त समझ में आ रहा है? इस वक्त पुलिस क्या कुछ साझा जानकारी कर रही है मीडिया से? हाँ जी बिल्कुल। पुलिस ने अभी बताया है कि हत्या के साथ में घर में लूटपाट के जैसे हालात दिख रहे हैं, लेकिन ये पुलिस कंफर्म नहीं कर रही है कि अभी लूटपाट हुई है या नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि जिन लोगों ने हत्या किया है घर में घुस करके, उन्होंने लूटपाट का सीन क्रिएट किया होगा, लेकिन इस बात की पुष्टि तभी हो सकती है जब फॉरेंसिक टीम जांच करेगी और जो जांच की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। और बताया जा रहा है कि जो एसआईटी की टीम का गठन किया गया है उसमें फॉरेंसिक टीम के भी मेंबर्स हैं और वो कुछ देर में तुरंत अभी दरभंगा जस्ट पहुंचने ही वाले हैं बस। बिल्कुल मधुरेश, मुकेश सहनी एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। जीतन सहनी भी मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में। ऐसे में इस तरह की जब घटना होती है, क्या कुछ इस वक्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जो आसपास के लोग हैं या जो नेतागण हैं, जो उनके साथी रहे हैं, वहां से भी कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? हाँ जी बिल्कुल। भाजपा, जदयू और जितने जो सत्ताधारी नेता हैं अभी, उनके तरफ से इस घटना को लेकर के लगातार मतलब दुख व्यक्त किया जा रहा है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जो घटना है इसको लेकर के वो गंभीर है। लेकिन हाँ, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि इस घटना के बाद विपक्ष एक बड़ा हमला सत्ता पक्ष पे करने वाली है। एनडीए की जो बिहार में सरकार है उस पर एक बड़ा हमला किया जा सकता है, क्योंकि पिछले आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार तेजस्वी यादव डेली ट्वीट कर रहे हैं और जो एक दिन पहले की जो घटनाएं होती हैं उनको लेकर के वो उसमें उसका जिक्र करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला है, ये हाई प्रोफाइल मर्डर है और ये जितना ही संगीन तरीके से किया गया है, जितनी निर्मम हत्या की गई है कि जिसके बारे में अभी बता पाना भी संभव सही से नहीं हो पा रहा है। और हालांकि इसका असर पूरे बिहार की राजनीति में जल्दी देखने को भी मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि इसका असर अब बिहार की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है, ऐसे में इस घटना की, इस हत्या की जांच के साथ साथ यहां पर पुलिस की और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ इस वक्त एहतियातन निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि वीआईपी जो पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं को लेकर भी इस वक्त एहतियात बरती जा रही होगी। हाँ जी बिल्कुल। जो जीतन सहनी का घर है उसके आसपास के कुछ इलाके में पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और जो घर के लोग हैं उनको ही उस बैरिकेडिंग से अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। इसके साथ ही जो पुलिस है वो सतर्क है, इसी तरह के प्रोसेशन वगैरह पे निगाह बना करके रख रही है। पुलिस की पूरी तरह से कोशिश है कि हालात जो है वो नियंत्रण में रहे और इसको लेकर के जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जो पुलिस के जो जवान हैं, उनकी तैनाती उस इलाके में बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, तो यहाँ पर वीआईपी पार्टी के जो मुखिया हैं, उनके पिता जीतन सहनी का शव मिला है। अभी मधुरेश सुबह 6 बजे इसकी सूचना मिली। अब तक क्या कुछ जांच को लेकर कुछ भी इस वक्त मीडिया को जानकारी दी गई है? किस तरफ जांच बढ़ती नजर आ रही है? क्या कुछ जो एसएसपी जिन्होंने इस बात की पुष्टि की थी, उन्होंने क्या कुछ बात की? जी अभी आधिकारिक जानकारी तो कुछ भी नहीं दी गई है, लेकिन एसएसपी ने ऑफ कैमरा ये कहा है कि इस पूरी घटना जो है उसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। एसआईटी का जो गठन कर दिया गया है, फॉरेंसिक टीम की जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है इस मामले में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो खुद भी ये कह रहे हैं कि ये बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर है और जितनी नृशंस हत्या की गई है, कार्यकर्ताओं को भी नियंत्रण में रखना उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और ये इस हालत को काबू में करने के लिए जो सीनियर अधिकारी है वो पहले से वहां पे कैंप कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या जो वहां पर जो चश्मदीद थे जिन्होंने सुबह इस घटना के बारे में पता लगा और जो आसपास के लोग हैं, क्या वो किसी तरह की बात कुछ करते नजर आ रहे हैं? हाँ जी, देखिए आसपास के जो लोग हैं उन्होंने कई तरह की बातें बताई। जो सबसे पड़ोस का घर है उन लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी, किसी तरह का कुछ चिल्लाना या कुछ नहीं सुना। लेकिन सुबह जब उनको हत्या की जानकारी मिली तो वो लोग भी काफी अचंभित हो गए कि हत्या कैसे हुई।
क्योंकि मुकेश सहनी एक कद्दावर नेता हैं और उनके घर में घुस करके उनके पिता की इस तरीके से हत्या कर देना, इतनी नृशंस हत्या कर देना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं अपराधियों के दुस्साहस को दिखाता है। लेकिन हत्या क्यों हुई और ये मैटर बहुत ज्यादा करता है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि वो काफी लंबे समय से वहां उस घर में रह रहे थे, लेकिन और लोगों का आना जाना मिलना जुलना रहता था, उनका काफी मिलनसार स्वभाव रहा है और कभी किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा या किसी मतलब अदर राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो किसी तरह का कोई भेदभाव भी उनके अंदर देखा नहीं जाता था। वो काफी सुलभ रहते थे लोगों के लिए, तो लोग भी काफी दुखी हैं यहाँ आसपास के उनकी हत्या से। बिल्कुल, चलिए आपसे और आगे जानकारी लेंगे। मधुरेश हमारे संवाददाता पटना से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। दरभंगा स्थित जो उनका घर है, वीआईपी पार्टी के प्रमुख जो मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या का ये बड़ा मामला है। बेहद हाई प्रोफाइल मर्डर है, सनसनीखेज मामला इसे बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और घर में आज सुबह 6 बजे उनका जो शत विक्षत शव है वो मिला और उसके बाद इस बारे में जो है जानकारी बाकी लोगों को मिली। फिलहाल जो वीआईपी पार्टी है उसके जो नेता मुकेश सहनी काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं और जो उनके पिता वो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, यानी कि पूर्व मंत्री जीतन सहनी का यहाँ पर शव मिला है शत विक्षत हालत में, वो भी अपने घर के अंदर। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल हैं जो इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो जांच में जुट गई है और प्रथम दृष्टया यहाँ पर बोला गया है कि लूटपाट की भी ये घटना हो सकती है। घर में इस तरह की चीज़ें मिली हैं, ऐसा सीन क्रिएट किया गया है कि घर में लूटपाट हुई है और उसके बाद हत्या कर दी गई। लेकिन फिलहाल ये मामला अभी पेचीदा बना हुआ है, काफ़ी सनसनीखेज मामला। दरभंगा में उन्हीं के घर पर जीतन सहनी का यहाँ पर शव मिला है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी उनके बेटे हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं और काफ़ी रुतबा है उनका उस पूरे इलाके में। ऐसे में किस तरह का दुस्साहस यहाँ पर हुआ है लोगों का, उसको लेकर अभी लगातार जो है बात की जा रही है। फिलहाल एसआईटी का गठन किया गया है और फॉरेंसिक की टीम भी रवाना हो चुकी है और बहुत जल्द घटनास्थल पर पहुंच रही है। लगातार हम आपको इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया मधुरेश पटना से जुड़ने के लिए हमारे साथ। और न्यूज़ एट 10 में आइए अब बात करेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर की, जिसमें डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है। सेना व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। पोस्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक डोडा के देसा इलाके में देर रात शुरू हुई इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के कुछ जवान घायल भी हुए हैं। इसके बाद से ही जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मुठभेड़ की इस घटना के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ इलाके की जांच कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना प्रमुख से बात की, जिन्होंने उन्हें जमीनी स्थिति और जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। तो सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच यहाँ पे एक मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। राजनाथ सिंह ने बात की और जानकारी क्या है इस वक्त आइए जान लेते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताहिर नदीम खान डोडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, सबसे पहले इस वक्त जानना चाहेंगे कि जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है सुरक्षा बलों का, उसको लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए जयनी, जो इस वक्त अपडेट है, इस वक्त फायरिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि रात को जो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था करीबन 7:20 पे, जो रूटीन में चेकअप चल रहा है आज का सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है जंगलों में, क्योंकि जब से सिल्लू में एक ऑपरेशन हुआ था ठीक आज से 8 दिन पहले, जहाँ पे 3 बड़ा टेनिस ऑपरेशन था, 3 टेररिस्ट जो थे फॉरनर्स, उनको मार गिराया था आर्मी ने। उसके बाद कुछ और रिपोर्ट्स आई कि इसी जगह पे जहाँ पे ये देसा का लाल रमन एरिया है, वहाँ पे फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद से सर्च ऑपरेशन चला हुआ है, लेकिन बहुत डेंस फॉरेस्ट है। तो कल जब सर्च ऑपरेशन एक टीम जा रही थी, जॉइंट ऑपरेशन टीम थी एसओजी और 10 राष्ट्रीय राइफल्स की, तो उस पर घात लगाकर हमला किया गया टेररिस्ट द्वारा। तो उसमें जो अब तक रिपोर्ट्स आई हैं, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि उसमें कुछ लोग आर्मी के और एसओजी के घायल हुए हैं। लेकिन इस वक्त इस टाइम सर्च ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन फायरिंग का तबादला नहीं हुआ है, क्योंकि मीडिया को जो लाल रमन की जगह है
बहुत डेंस फॉरेस्ट है, वहां पे रोक दिया गया है क्योंकि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है और चॉपर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चॉपर्स कंटिन्यूली हावर कर रहे हैं ऊपर से, लेकिन यही अड़ंगा ये जहाँ कहेंगे कहीं ना कहीं ये रुकावट ये आ रही है कि डेंस फॉरेस्ट की वजह से चॉपर या ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनसे पूरी विजिबिलिटी ग्राउंड की नहीं दिख रही। क्योंकि कुछ इलाका तो इसमें ऐसा है जहाँ पे अगर दिन के टाइम भी आप घुसें तो सूरज की किरणें तक जमीन पर नहीं पहुंचती है, इतना डेंस फॉरेस्ट है और मीलों तक फैला हुआ है। और इस एरिया में कोई आबादी नहीं, क्योंकि ट्राइबल नोमैड जो गुज्जर बकरवाल है वो कहीं दूर, कहीं 2 किलोमीटर के बाद एक उनका कहीं जो मड हाउस है वो दिखाई देता है। आबादी इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं है, उस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है उनको ट्रेस करने के लिए। लेकिन पूरे सक्षम है फौज, जो पूरी तरह से सक्षम है, उसके साथ एसओजी जेकेपी की और सीआरपीएफ, बाकी जो सीएएसएफ, वो इस पूरे मामले को देखने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उनको ट्रेस किया जाए, उनसे कोई कांटेक्ट बने। बिल्कुल ताहिर, यहाँ पर रक्षा मंत्री ने जनरल द्विवेदी से भी बात की और पूरे जो ये घटना है, जो ऑपरेशन चल रहा है, उसके बारे में जानकारी ली। इस वक्त जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर तलाशी अभियान भी चल रहा है, कुछ आंकड़ा सामने आया है, कुछ गिनती सामने आ रही है कि अभी भी कितने जो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, वो वहाँ पर छिपे हो सकते हैं। और जो पूरा इलाके की आपने तस्वीर यहाँ पर खींची कि काफ़ी घना जंगल है, ऐसे में यहाँ पे काफ़ी कठिन काम है सुरक्षा बलों के लिए भी कि उसमें इस ऑपरेशन को अंजाम देना। क्या कुछ जानकारी इस वक्त मुहैया कराई रक्षा मंत्री ने जब यहाँ पर खास तौर पर बात की सेना प्रमुख से? अजीब कहा जा रहा है कि ये ग्रुप है, ये 4 से 5 लोगों को एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता चला, लेकिन जिस तरीके की फायरिंग वहां पे हुई है, फायरिंग का जो तबादला हुआ है, उससे ये लगता है कि 4 से 5 लोग घात लगा के वहां पे बैठे हुए थे। और इस वक्त उनको ये आश्वासन दिलाया गया है कि चारों तरफ से उनको घेर लिया गया है। फॉरेस्ट एरिया को तो चारों तरफ से घेर लिया गया, क्योंकि ये इलाका जो ये अनंतनाग से सटा हुआ है, अनंतनाग के कापरन एरिया जो है उसके साथ सटा हुआ है कश्मीर का, और दूसरी साइड से किश्तवाड़ का जो केशवान एरिया है उससे सटा हुआ है। करीबन 50 मील तक, 50 किलोमीटर नहीं, मील की बात करो, 50 मील तक कंटिन्यूसली इसमें डेंस फॉरेस्ट है और कहीं भी जो है वो बाहर निकलने के लिए कोशिश की जा रही है चारों तरफ से, किश्तवाड़ वाली साइड से भी और कापरन से, जो डिस्ट्रिक्ट कापरन एरिया, वहां से भी जो रिपोर्ट्स मिली कि वहां से भी फौज आ रही है, चॉपर्स का यूज किया जा रहा है। कोशिश तो ये फौज पूरी तरह से ये कर रही है कि ये इस फॉरेस्ट से बाहर ना निकल पाएं और इनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। यही जो रक्षा मंत्री को भी उन्होंने यही कहा है फौज की तरफ से, जो व्हाइट नाइट कोर की तरफ से। ऑफिशियली तो उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन ये कहा गया है कि पूरी तरह से फौज सक्षम है और चारों तरफ से घेर लिया गया है और किसी भी वक्त हमें ये इत्तला मिल सकती है कि उनके साथ कांटेक्ट बनाया गया है। लेकिन वही बात करें कि फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है और उसके साथ कहीं कहीं जो ट्राइबल नोमैड्स है उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है, जो कि कहीं बिखरे हुए इस इलाके, पूरे इलाके में है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का डोडा ज़िला है, वहाँ पर सुरक्षा बलों का इस वक्त अभियान जारी है। लगातार दहशतगर्दों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है घाटी की शांति को भंग करने का, लेकिन हर बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर ही पहले अभी 3 आतंकियों को यहाँ पर मार गिराया था हमारे सुरक्षा बलों ने। और यहाँ पर रक्षा मंत्री ने खास तौर पर बातचीत की है सेना प्रमुख से और जो पूरी स्थिति है इस वक्त उसका उन्होंने जानकारी ली और उसका उन्हें अवगत कराया गया रक्षा मंत्री को सेना प्रमुख द्वारा कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है सुरक्षा कर्मियों का, वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। रुकेंगे फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ एट 10 का सफर जारी है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम बोला लगी। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए लिखा है कि पिछले
साल मई से अब तक 55% से अधिक नए ईपीएफओ ग्राहक 18 से 25 आयु वर्ग के में हैं और यह आंकड़ा दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में नए प्रवेशकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा युवा है और मुख्य रूप से पहली बार नौकरी चाहने वाले हैं। वित्त वर्ष 2019 में ये संख्या 61.1 लाख थी, जो वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 1.31 करोड़ से अधिक हो गई है। पिछले 6.5 वर्षों यानी कि सितंबर 2017 से मार्च 2024 तक के दौरान ग्राहकों की शुद्ध वृद्धि 6.2 करोड़ से अधिक है। आपको बता दें कि 20 या अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों को अपने कर्मचारियों को ईएफपी के तहत नामांकित करना अनिवार्य है। 20 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए ये स्वैच्छिक है। साथ ही 15,000 तक की आय वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ खाता पंजीकरण अनिवार्य है। तो वित्त मंत्री ने ईपीएफओ के बारे में जानकारी यहां पर साझा की है सोशल मीडिया के माध्यम से, और ईपीएफओ ने यहां पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज हरियाणा का दौरा करेंगे। अमित शाह महेंद्रगढ़ के पाली में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोमवार को एक्स पर अपने संदेश में कहा कि वे इस सम्मेलन के जरिए प्रदेश के पिछड़े वर्ग के बहनों भाइयों से संवाद करने के लिए उत्साहित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के सम्मान व सशक्तिकरण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार कटिबद्ध रही है और केंद्र व हरियाणा सरकार के कार्यों से आज प्रदेश व देश भर के पिछड़े समाज का आत्मगौरव बढ़ा है। इसके अलावा अमित शाह महेंद्रगढ़ में ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति की भी समीक्षा करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा, आज उनका हरियाणा दौरा है और देश भर के पिछड़े समाज का आत्मगौरव बढ़ा है, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही वो पिछड़े समाज के आत्मसम्मान से जुड़े कार्यक्रम में यहां पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए इटली के रेजियो कैलाब्रिया पहुंच गए हैं, जहां वे आउटरीच सत्र में भाग लेने वाले अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे, जिससे वैश्विक व्यापार और निवेश साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से मुलाकात करेंगे और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसके साथ डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों को आपसी संबंध के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही ये यात्रा भारत मॉरिशस संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है और ये भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति, विजन सागर और ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में ICAR के 96वें स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री व ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह इस अवसर पर उपस्थित होंगे। समारोह के दौरान प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और उद्योग इंटरफेस मुख्य आकर्षण होंगे। प्रदर्शनी में विभिन्न ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित नवीन तकनीकों को हितधारकों के लाभ के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि कृषि उत्पादन, गुणवत्ता और किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रदर्शनी के दौरान ICAR संस्थानों द्वारा विकसित विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों, उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे व्यवसायीकरण की संभावना है। और मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में श्रद्धालुओं से भरी बस एक ट्रैक्टर से टकरा गई। नवी मुंबई के DCP विवेक पानसरे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में
भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बस में सवार सभी यात्री आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर लोग एक निजी बस से पंढरपुर जा रहे थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे डोंबिवली निर्जे लोढ़ा ये परिसर के 54 लोग एक प्राइवेट बस से पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी के लिए जा रहे थे। आडले गांव के बाजू में एक ट्रैक्टर से ये लोग डैश करके इनकी बस जो है वो बाजू में दरी में गई थी। इसमें अभी तक 42 लोग जो है वो हमने एमजीएम हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं। 3 लोग जो अत्यवस्थ थे वो सरकारी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया है। जख्मियों से अभी तक डॉक्टरों ने ये कंफर्म किया है कि 5 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है और बाकी के लोग अभी उपचार ले रहे हैं। लोकसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में जबरदस्त जीत मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भाजपा की होगी। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का ऐलान करे और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, उसी प्रकार असेंबली इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन सरकार हम बनाएंगे जनता के सहयोग से, आवाम की मदद से, ताकि यहां अमन, शांति, खुशहाली और चारों तरफ पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और अमन व अमान हो। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। बारिश के असर की जो इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, गुजरात से लेकर बिहार और असम तक कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उड़ीसा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, छत्तीसगढ़ और उत्तरी कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई है। तो पश्चिम भारत में भारी बारिश का यहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है पश्चिमी तट और गुजरात में। और वहीं अगर हम बात करें खास तौर पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ गंगा, गोमती और घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रामगंगा, गर्रा, खन्नौत, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कानो, शारदा नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लखीमपुर खीरी से लेकर बलरामपुर, अयोध्या, उन्नाव और बलिया, बस्ती समेत 20 जिलों के करीब 900 गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। बलिया में घाघरा नदी के कटाव के कारण 13 गांव पानी में डूबे हुए हैं। वाराणसी में 48 घंटे में गंगा नदी का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ा है। तो बारिश बाढ़ से हाल यहां पर बेहाल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाढ़ पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में यहाँ पर आपको बता दें कि इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा करते हुए कहा कि बाढ़ आपदा सहायता और संवेदना का समय है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के साथ 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बाढ़ पीड़ितों के साथ शिष्टता से पेश आने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि भोजन एवं खाद्यान्न की गुणवत्ता व मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। योगी ने कहा कि बाढ़ में यदि किसी की फसल का नुकसान हुआ है या नदी से जमीन का कटान हुआ है, ऐसे सभी प्रकरण में सहायता राशि 24 घंटों में उपलब्ध कराई जाए। और आइए अब आपका ध्यान अगर हम खींचे तो हर बाढ़ पीड़ित के साथ खड़ी है सरकार। यहां पर सीएम योगी ने साफ किया और राहत राशि के वितरण को लेकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये होगी और इस पर रिकॉर्ड समय में, यानी कि अगर कोई पीड़ित है तो उसको जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, 24 घंटे के अंदर उस तक
जो राहत राशि है वो पहुंचाई जाए। और आइए न्यूज़ 10 में अब यहाँ पर बात करना चाहेंगे एक बेहद गंभीर समस्या की। दरअसल मानव तस्करी, जो कि झारखंड राज्य में एक बड़ी समस्या बन गई है। भोले भाले ग्रामीणों को नौकरी दिलाने का लालच देकर मानव तस्कर उन्हें बड़े शहरों में बेच रहे हैं। देखिए संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड के रांची से ये ग्राउंड रिपोर्ट। खनिज संपदा और सांस्कृतिक मिठास के लिए दुनिया भर में मशहूर झारखंड पिछले कुछ वर्षों में मानव तस्करी के काले कारनामों के कारण सुर्खियों में रहा है। मानव तस्कर गिरोह से जुड़े लोग आज झारखंड में दीमक की तरह हर जिले को खोखला करने में जुटे हुए हैं। इन तस्करों के शिकार ज्यादातर आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग होते हैं, खासकर महिलाएं। राजधानी रांची भी तस्करों के कुकृत्यों से अछूता नहीं है। रोजगारी के चलते कुछ काम ढूंढने के लिए जो भी नागरिक हैं उसमें महिला पुरुष हैं वो जाते ही हैं, और वो सब राज्यों के लिए कॉमन है। जिसको जहां काम धंधा बाहर मिलता है वो वहां जाते हैं। अगर कोई अपने बिना मर्जी के कंपल्सन के साथ या अंडर एज है तब उसमें दिक्कत आती है। तो उन सारे मामलों के लिए हम लोगों के पास में हर जिले में एक टीम बनी हुई है, और जो बाहर के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें हम लोगों का लगातार इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मानव तस्करी आज झारखंड में एक विकराल समस्या बन चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में झारखंड में ट्रैफिकिंग के शिकार पीड़ितों की कुल संख्या 250 थी, जिसमें 136 महिलाएं थीं। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में कार्य कर रहे समाज सेवियों का मानना है कि राज्य में मानव तस्करी एक संगठित अपराध बन चुकी है। तस्करों के शिकार सबसे अधिक आदिवासी महिलाएं हो रही हैं। ये सारा खेल प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा किया जाता है, और जिसमें बहुत सारे दलाल एजेंट शामिल हैं। कभी कभी बच्चों के सगे संबंधी भी इसमें शामिल रहते हैं। झारखंड में मानव तस्करी का 24 से 12 जिला प्रभावित है। मानव तस्करी के मामले पर भाजपा ने सत्तारूढ़ इंडी गठबंधन को आड़े हाथ लेते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है। भाजपा ने दावा किया है कि इंडी सरकार आने के बाद से ही तस्करी के मामलों में नाटकीय वृद्धि हुई है। हालांकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की दुहाई देते हुए तस्करी के मामले में गिरावट आने का दावा करती नजर आ रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, रांची के ग्रामीण क्षेत्र, लोहरदगा, इन क्षेत्र की आदिवासी बेटियां बड़े पैमाने पर शिकार होती हैं, और सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। साहब, सरकार का सिर्फ और सिर्फ मकसद है लूटना। इनको आदिवासी मूलवासी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के हितों से कोई मतलब नहीं। कई ऐसी घटनाएं घटी जहां से लड़कियों को वापस भी लाया गया, रेलवे स्टेशन पर भी रोका गया, और तमाम स्तर पर इसको रोकने के लिए सरकार के स्तर से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हुई। विपक्ष के आरोप और सत्ता पक्ष के तमाम दावों के बीच झारखंड में मानव तस्करी का काला कारोबार जारी है। राज्य में रोजगार और आर्थिक स्थिति में सुधार की आस में आए दिन मासूम लोग तस्करी के शिकार हो रहे हैं। राज्य सरकार का दावा कुछ भी हो, लेकिन हालात यही बता रहे हैं कि मानव तस्कर गांव और कस्बों तक अपनी जड़ जमा चुके हैं। झारखंड राज्य मानव तस्करी का दंश झेल रहा है। कारण जो भी हो, लेकिन आज भी यहाँ नौनिहाल मानव तस्करी के निशाने पर रहते हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज। और ये मानव तस्करी का दंश झेल रहे लोगों के लिए और भी मुश्किल हो जाती है जब ये तमाम तरह के प्रकरण कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों की नाक के नीचे होते हैं। और रुकेंगे यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 10 में जारी है सफर। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। खबर उत्तराखंड से, जहां पर लगातार बारिश के चलते सड़कों पर मलबा गिरने की खबरें आ रही हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंचन नाला के पास मलबा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसकी जानकारी चमोली पुलिस ने X पर दी है। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरा मलबा, जानकारी यहां पर मुहैया कराई गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो इस मलबे के कारण जो पूरा रास्ता है वो अभी फिलहाल अवरुद्ध हो गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ।
जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए इस जत्थे में 4132 तीर्थयात्री हैं और ये 19वां जत्था है। ये जत्था पहलगांव और बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ है। वहीं मौसम और रास्ता दोनों साफ है। यात्रा के बीते 17 दिनों में अब तक कुल 3,25,091 यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। वहीं कल 15,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। पिछले 10 साल में भारत सरकार ने अपने नागरिकों के हित में कई परियोजनाएं चलाई हैं। आइए जानते हैं देश की 5 सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में। 5 सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनाने का मिशन शुरू होता है देश में बड़े सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स के बनने से। नंबर 5 पर है सागरमाला प्रोजेक्ट। ऐसा माना जाता है कि अगर एशिया को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए अरेबियन सी और इंडियन ओशन को कंट्रोल में लेना बेहद जरूरी है। इंडिया की ओशन बाउंड्री तकरीबन 7,500 किलोमीटर लंबी है। वहीं इंडिया ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ठीक बीच में पड़ता है, जिसके जरिए वो ट्रेड और बिजनेस से लेकर दूसरे स्ट्रेटेजिक फायदे ले सकता है। नंबर 4 पर है भारतमाला प्रोजेक्ट। इंडिया के पास वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। इंडिया की सड़कें माल ढुलाई का 71 और यात्रियों का 85% हिस्सा संभालती हैं। इनमें पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर, जिसके जरिए इंडिया की 4 बड़ी मेगा सिटीज यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ा जाना है। वहीं 2 और कॉरिडोर यानी नॉर्थ साउथ, जो कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है, शामिल है। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट कॉरिडोर भी इस मेगा प्रोजेक्ट के पार्ट हैं जो इंडिया की कोस्टल लाइन को आपस में जोड़ेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट के जरिए 6 से 8 लेन वाले एक्सप्रेसवेज, सिटीज के चारों ओर बनने वाली रिंग रोड, बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर भी पूरे देश में बनाए जा रहे हैं। नंबर 3 पर आता है इंडियन रेलवेज का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ब्रॉड गेज फ्रेट रेलवे लाइनों का एक ऐसा नेटवर्क है जो केवल मालगाड़ियों के लिए यूज किया जाता है। इस समय 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तकरीबन 1337 किलोमीटर लंबा है, जो पंजाब के लुधियाना से वेस्ट बंगाल की डाकुनी को जोड़ता है, जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा के दादरी से महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक तकरीबन 1506 किलोमीटर तक फैला है। इस प्रोजेक्ट में पूरे देश में 6 फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। दूसरे 4 कॉरिडोर में नॉर्थ साउथ यानी दिल्ली तमिलनाडु, ईस्ट वेस्ट पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र, ईस्ट साउथ यानी पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश और साउथ टू साउथ यानी तमिलनाडु से गोवा शामिल है। दूसरे नंबर पर आता है इंडिया का सेतु भारतम प्रोजेक्ट। सेतु भारतम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2016 को 102 बिलियन रुपयों के बजट के साथ लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का मिशन सभी नेशनल हाईवेज को रेलवे क्रॉसिंग से फ्री करना था। इस प्रोजेक्ट के जरिए नेशनल हाईवेज पर ह्यूमन रेलवे क्रॉसिंग पर 208 रेल ओवर और अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं और 1500 ब्रिटिश टाइम पर बने पुलों की जगह नए पुल बनाए जाएंगे। लेकिन सभी को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर जो प्रोजेक्ट है वो है भारत का डायमंड क्वाड्रिलेटरल बुलेट ट्रेन नेटवर्क प्रोजेक्ट। बुलेट ट्रेन नेटवर्क का ये प्रोजेक्ट इंडिया में हाई स्पीड रेल नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए भारत का एक शानदार प्लान है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल बुलेट ट्रेन नेटवर्क इंडिया की 4 मेगा सिटीज यानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को तेजी से आपस में जोड़ेगा। हालांकि अभी तक हाई स्पीड रेल के केवल एक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिसका नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। आने वाले समय में ऐसे प्रोजेक्ट भारत की सूरत को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई सीरीज को शुरू करेंगे। तो ये थी एक झलक हमारे देश की 5 महत्वपूर्ण योजनाओं की और किस तरह से उन्होंने पूरे भारत की तस्वीर बदल दी है। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पर्याप्त संख्या में डेलीगेट के वोट हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन गए हैं। उन्हें डेलीगेट्स के 2387 वोट मिले हैं, जबकि उम्मीदवारी तय करने के लिए 1215 वोटों की ही जरूरत होती है।
वे मिलवाउकी में पार्टी के सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों के वोट प्राप्त कर आधिकारिक रूप से रिपब्लिकन उम्मीदवार बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की असफल कोशिश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन कल शुरू हुआ। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नाम का आधिकारिक ऐलान किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति पद के लिए जेम्स डेविड वेंस के नाम का ऐलान किया गया। इस दौरान किसी भी डेलीगेट्स ने वेंस का विरोध नहीं किया। वेंस को ट्रंप का करीबी माना जाता है। वेंस 2022 में पहली बार रिपब्लिकन पार्टी से ओहायो से सीनेट चुने गए थे। वेंस ने 2016 में कहा था कि वे कभी ट्रंप के समर्थक नहीं रहे। उन्होंने ट्रंप को समस्या हल नहीं करने वाला इंसान बताया था। फिर 2021 में उन्होंने इसके लिए ट्रंप से माफी मांगी। साथ ही रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद वे ट्रंप के करीब होते गए। भारत ने जंग से जूझ रहे फिलिस्तीन की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। भारत ने 2024-25 के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को $25 लाख की पहली किस्त जारी की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए $50 लाख के योगदान की घोषणा की थी। इसमें फिलिस्तीनी शरणार्थियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत और सामाजिक सेवाएं शामिल हैं। तो भारत ने यहां पर फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ओमान की राजधानी मस्कट में एक मस्जिद के पास गोलीबारी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में करीब 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। रॉयल ओमान पुलिस ने वादी अल कबीर इलाके में एक मस्जिद के आसपास गोलीबारी की घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थिति संभाली। स्थिति से निपटने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए गए हैं और सबूत इकट्ठा करने और जांच की प्रक्रियाएं पूरी करने का काम किया जा रहा है। चेनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये जम्मू कश्मीर के सिर का वह ताज है जिस पर पूरे देश को नाज है। जिन पहाड़ियों में कुछ साल पहले जहां पक्के रास्ते तक नहीं थे, वहां इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में ये पुल खड़ा है। ब्रिज का एक हिस्सा रियासी और दूसरा हिस्सा उधमपुर में है। जून 2024 को जब दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर ट्रेनों का ट्रायल सफल हुआ, तब वर्षों से ट्रेन से कश्मीर पहुंचने के लंबे इंतजार पर भी ब्रेक लग गया। और अब जल्द ही चेनाब ब्रिज पर रेल यातायात भी शुरू हो जाएगा। चट्टान से मजबूत चेनाब ब्रिज की सिर्फ ऊंचा होना ही खासियत नहीं, बल्कि भरोसे और विकास की ये 3 विशेषताएं इसके भविष्य को और मजबूत करती हैं। पहाड़ों के बीच और नदी के ऊपर बने चेनाब ब्रिज की मजबूती इतनी जबरदस्त है कि इस पर भूकंप और धमाके का कोई असर नहीं होगा। चेनाब पुल की ऊंचाई नदी से 359 मीटर है। चेनाब पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है, जिसमें से 530 मीटर वायाडक्ट यानी जमीन के ऊपर और शेष भाग 785 मीटर चेनाब वैली पर बना है। चेनाब पुल को 120 वर्षों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब ये है कि पुल 1 सदी से भी अधिक समय तक बड़ी आसानी से भारतीय रेलवे में सेवारत रहेगा। चेनाब पुल का निर्माण यहाँ चलने वाली तीव्र गति की हवा को ध्यान में रखकर किया गया है। इसका डिजाइन 266 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा को आसानी से झेल सकता है।
वाकई एक चमत्कार की तरह ये ब्रिज खड़ा है इस वक्त। और आइए अब बात कर लेते हैं आम बजट से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पिछला एक दशक भारत के लिहाज से ऐतिहासिक रहा है। गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार की योजनाओं का ही नतीजा है कि 10 वर्षों के दौरान करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण से राष्ट्र कल्याण की भावना एक उज्जवल भविष्य और विकसित भारत का निर्माण करती नजर आती है, जिस वजह से इस बार के बजट से भी काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। पिछले एक दशक में महिला, किसान, युवा और गरीब वर्ग के साथ वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश में गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं की शुरुआत की, जिनका खाका बजट में तैयार हुआ। गरीब कल्याण से देश कल्याण की प्रतिबद्धता को सार्थक करते हुए देश में ऐतिहासिक बदलाव सामने आया, जहां सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की वजह से करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ पाए। इस बार भी वित्त मंत्री के पिटारे में गरीब कल्याण के लिए बहुत कुछ खास रहने की उम्मीद है, क्योंकि साल दर साल सरकार के बजट में इजाफा हो रहा है। गरीब कल्याण के लिए किए गए काम पर नजर डालें तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से करीब 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिला मुफ्त खाद्यान्न। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ पीएम आवास का निर्माण। तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए आवास निर्माण को स्वीकृति। गरीबों और वंचितों के लिए पेंशन और बीमा कवर योजना की शुरुआत। पीएम सुरक्षा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों का बीमा। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मिला निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ। 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना से मिली स्वास्थ्य सेवाएं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को मिला लाभ। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। स्वच्छ भारत के तहत 2024 तक 11.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों में आत्मनिर्भरता आई। अति पिछड़े जनजातीय समूह के उत्थान के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना। इसके साथ ही हर घर नल से जल योजना के तहत दूर दराज के गांवों में भी लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास को केंद्र में रखकर काम करने वाली सरकार की वजह से आज पूरे विश्व में भारत की छवि निखर कर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गरीब के उत्थान और राष्ट्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये देश उनके लिए एक परिवार है और अपने परिवार की स्थिति में सुधार के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं, जिसकी बानगी आगामी बजट में भी नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 23 जुलाई को वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट और आमजन को हैं ढेरों उम्मीदें इस बार के बजट से। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रही हूं कार्यक्रम साइबर अलर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 10 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाली व सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने और अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करने की भी अपील की। हरियाली व
सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान आज केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। मैं आप सभी से विनम्र अपील करता हूं कि आप भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस अभियान से जुड़ें। आइए प्रकृति पूजन और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने व प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लें। 3 जुलाई से शुरू हुए भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट आज संपन्न होगा। नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण मेघालय के उमरोई के विदेशी प्रशिक्षण मोड में शुरू हुआ था। 45 सैनिकों के साथ भारतीय दल का प्रतिनिधित्व सिक्किम स्काउट्स की एक बटालियन और अन्य सैन्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। मंगोलियन दल में मंगोलियन सेना के 150 क्विक रिएक्शन फोर्स बटालियन के सैनिक शामिल हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट एक वार्षिक अभ्यास है जिसकी मेजबानी भारत और मंगोलिया द्वारा वैकल्पिक रूप से की जाती है। नोमैडिक एलिफेंट भारतीय सेना और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के लिए सर्वोत्तम प्रयोग, युद्धाभ्यास और संचालनीय प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। पिछला संस्करण मंगोलिया में जुलाई 2023 में हुआ था। और अब बात करें खेल की खबरों की। यूरो कप जीतने वाली स्पेन की टीम का स्वदेश पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। राजधानी मैड्रिड की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों ने ओपन बस में सवार विजेता टीम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्पेन पहुंचने पर फुटबॉल टीम के सदस्य किंग फिलिप VI और प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मिले। इसके बाद टीम ने यूरो कप की ट्रॉफी के साथ खुली बस में राजधानी मैड्रिड में परेड किया। बस में सामने रखी ट्रॉफी के अलावा बस पर इट्स ओनली द बिगिनिंग का संदेश लिखा था। तो शानदार जीत यहां पर स्पेन की बेहद रोमांचक मैच के बाद और दर्शकों के बीच बेहद उत्साह। वहीं जर्मनी के थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 34 वर्षीय थॉमस मुलर ने अपने 14 वर्ष के करियर के दौरान 131 मैच खेले और 45 गोल किए। थॉमस मुलर जर्मनी की 2014 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। साथ ही 2010 में दक्षिण अफ्रीका में हुए टूर्नामेंट में उन्होंने गोल्डन बूट जीता था। हालांकि जर्मनी को यूरो कप 2024 के क्वार्टर फाइनल में स्पेन से हार मिली थी। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नीदरलैंड्स के स्ट्राइकर जोशुआ जिगजी के साथ लगभग 40 मिलियन यूरो का करार किया है। 23 वर्षीय जोशुआ ने ओल्ड ट्रैफर्ड के साथ 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अतिरिक्त 12 महीने का विकल्प भी शामिल है। हरारे में जिम्बाब्वे पर भारत को 4-1 से T20 सीरीज में जीत दिलाने के बाद शुभमन गिल ने कहा कि वे कप्तानी करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं, साथ ही मैदान पर रहने का आनंद भी लेते हैं। अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देने के चलते शुभमन गिल ने अपने करियर में पहली बार जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। तो शुभमन गिल, जिनकी कप्तानी के भारत ने किया शानदार प्रदर्शन। और रोहित शर्मा ने वनडे और टेस्ट में अपने भविष्य को लेकर कहा कि वे इतनी दूर का नहीं सोचते। उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय है और उनके फैंस उन्हें और खेलते हुए देखेंगे। रोहित शर्मा ने T20 विश्व कप जीतने के बाद T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। तो रोहित शर्मा ने अभी साफ किया कि अभी संन्यास की उनकी योजना नहीं। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप हासिल किया, बेहद शानदार प्रदर्शन के साथ।
अब बात कारोबार जगत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक और कर्ज देने वाले संस्थानों से कहा है कि कर्ज लेकर नहीं चुकाने वालों के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले पर्याप्त समय दें। ऐसे खाताधारकों को पहले जवाब सुने, साथ ही ग्राहकों को धोखाधड़ी की पूरी जानकारी के साथ कारण बताओ नोटिस भी जारी करना होगा। आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर कहा कि डिफॉल्टर व्यक्ति या संस्थानों को नोटिस का जवाब देने के लिए कम से कम 21 दिन का समय देना चाहिए। तो न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज़ पर। क्योंकि चलते चलते आइए आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों के साथ। नमस्कार। सिंगापुर की सरकारी निवेशक कंपनी टेमासेक ने वित्तीय सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में 3 वर्षों में भारत में $10 अरब तक निवेश करने की योजना बनाई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एप्पल के आईफोन की बिक्री मार्च तक भारत में 33% बढ़कर लगभग $8 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही एप्पल ने पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में $14 बिलियन मूल्य के आईफोन का निर्माण किया है। अपने प्रमुख उपकरणों का 14% भारत में ही बनाया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री भी 2.53% बढ़कर 9,20,047 इकाई पहुंच गई। एक साल पहले की समान तिमाही में कुल 8,97,361 यात्री वाहन बिके थे। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी हिंडनबर्ग स्टॉक क्रैश विवाद मामले में एसआईटी गठित करने या कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच से इनकार करने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं दिखती है। कोयला मंत्रालय ने नीलाम की गई 3 कोयला खदानों के लिए कोयला खनन विकास और उत्पादन समझौते किए गए खदानों में है मचकटा कोयला खदान, कुडनाली लुबरी कोयला खदान और सखी गोपाल बी काकुरही कोयला खदान शामिल है। खरीफ फसल की बुआई 575 लाख हेक्टेयर के पार बढ़ी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 49.50 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष लगभग 62.32 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती की गई। फूड और ग्रोसरी डिलीवरी फर्म स्विगी ने अपने 5वें ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान की घोषणा की है। इसके तहत सभी स्तरों पर स्विगी के कर्मियों को अपने ईसॉप के लिए $6.5 करोड़ तक की नकदी पाने का विकल्प मिलेगा। कंपनी 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ईसॉप नकदी के साथ 3,200 कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगी। ब्लू स्मार्ट ने प्री सीरीज बी फंडिंग का दौर सफलता के साथ पूरा किया और 200 करोड़ रुपए जुटाए। इलेक्ट्रिक वाहनों की राइड हेलिंग सेवा प्रदाता कंपनी ने कहा कि रकम का इस्तेमाल परिचालन विस्तार और ईवी चार्जिंग के बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाएगा। भारत सरकार ने आज से पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स को 6,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। ये टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है।